इंड एस 38 इनटेंजिबल एसेट्स। आपने पहला एक इंडेस पढ़ा था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आपने देखा था कि आपको उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के इंडेस के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या था। आपके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स थे, पीपीई की वैल्यू कैसे निकलती है, उसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया जाएगा या एज एन एसेट रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ऐसे कौन सी कॉस्ट होती है, कौन से एक्सपेंस होते हैं जो आपकी कॉस्ट ऑफ पीपीई में ऐड होते हैं। सेम आपका इंड एस 38 पीपीई पे बेस्ड है, बस ये आपका इनटेंजिबल एसेट्स पे बेस्ड है अदर देन पीपीई। तो इनटेंजिबल एसेट्स में इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आपको देखना है कि आपके जो इनटेंजिबल एसेट्स है उसका ट्रीटमेंट और उसका रिकॉग्निशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। पहला, सबसे पहले इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब। इनटेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट ऐसी नॉर्मल सब्सटेंस होती है। नॉर्मल सब्सटेंस मतलब सब्सटेंशियल फॉर्म में नहीं होती, लेकिन वो एक थिंग है। इट इज अ थिंग विच कैन नॉट बी सीन। मतलब वो एज एन एसेट आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, या फिर उसको बेच भी सकते हो, या फिर उसको एज एन एक्सपेंस भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई, या तो आप उसको एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करोगे या एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करोगे, और उसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हो, यानी कि उसका बेनिफिट फ्यूचर में आपको मिल सकता है। उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। एन इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट। आइडेंटिफाइबल का मतलब जिसको आप ढूंढ सको, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सको। पॉइंट इज, ऐसी भी कोई चीज जो आप आइडेंटिफाई ना कर सको वो इंटेंजिबल एसेट नहीं हो सकती। इसका मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई बिजनेस परचेज किया 100 करोड़ रुपए में, 100 करोड़ रुपीज में यू हैव परचेज्ड अ बिजनेस, और उसकी कॉस्ट थी, जो कॉस्ट ऑफ परचेज थी वो 80 करोड़ थी, बट स्टिल यू हैव पेड 20 करोड़ एक्स्ट्रा। इट मींस आपकी जो बिजनेस परचेज करते टाइम जो एडिशनल कॉस्ट आपको पे करनी पड़ी वो थी 20 करोड़। तो दैट 20 करोड़ विल बी इनटेंजिबल एसेट, जिसको हम गुडविल कहते हैं। तो इसका मतलब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि जो कॉस्ट आप पे कर रहे हो उसके लिए आपको गुडविल का पैसा पे करना पड़ रहा है। तो जहां पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे उसको इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिफाइबल होती है। इट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट। अब नॉन मॉनिटरी एसेट कैसे हो गई? सर वो तो मॉनिटरी थी, 20 करोड़। ओहो, नॉन मॉनिटरी का मतलब ये होता है कि उसकी कोई रियल वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं होती, वो एस्टिमेटेड बेस पे होती है। ठीक है, नॉन मॉनिटरी का मतलब होता है उसकी आप मॉनिटरी वैल्यू रियलिटी में कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ पेन, इसकी वैल्यू में कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी है, तो ये मॉनिटरी है। बट गुडविल इज नॉन मॉनिटरी, यानी कि इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? नॉन मॉनिटरी होती हैं, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। उनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। देखते हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला, टू डायरेक्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स दैट आर नॉट ट्रीटेड स्पेसिफिकली इन अनदर स्टैंडर्ड। तो वो बोल रहा है उन इंटेंजिबल एसेट्स का ट्रीटमेंट आप इस इंड एस के अंदर पढ़ोगे जिनका ट्रीटमेंट दूसरे इंड एस में नहीं होता। अब ऐसे कौन से इंड एस हैं जिसमें और भी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं या फिर उनका ट्रीटमेंट उसमें नहीं बताया जाता? देखो, ऐसे और बहुत सारे इंड एस हैं जिसके अंदर इंटेंजिबल एसेट्स का ट्रीटमेंट नहीं बताया गया है, उन्हीं का ट्रीटमेंट इस इंड एस के अंदर होता है, 38 के अंदर। ठीक है, आगे, एज पर दिस स्टैंडर्ड एन एंटिटी कैन रिकॉग्नाइज एन इंटेंजिबल एसेट। वो बोल रहा है आप किसी भी इंटेंजिबल एसेट को एज एन एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हो अगर कुछ दी गई कंडीशन पूरी हो जाए। वो कंडीशन कौन सी होती है आगे देखेंगे। द स्टैंडर्ड ऑल्सो स्टेट्स हाउ टू डिटर्मिन द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। सर कैरिंग अमाउंट क्या होता है? बार बार बता चुका हूं आपको, बुक वैल्यू कैसे निकलेगी इसी इंडेस के अंदर हम पढ़ेंगे आगे। एंड डिस्क्लोजर्स अबाउट इंटेंजिबल एसेट्स, आखिरी में हमको पढ़ने को मिलेगा कि इंटेंजिबल एसेट्स में आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है। तो देखते हैं आपका इंड एस 38 इंटेंजिबल एसेट्स। सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। इसके अंदर ये पदार्थ नहीं पाए जाते, ये चीजें इंटेंजिबल एसेट में नहीं पाई जाती। कौन कौन सी? चार कौन कौन सी?
पहला फाइनेंशियल एसेट्स, दूसरा एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन एसेट्स, तीसरा आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स नेचुरल गैस। तीन आइटम्स इसके अंदर नहीं पाए जाते। कौन कौन से? एक तो आपकी फाइनेंशियल एसेट्स। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या होता है। दोस्तों फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है विच कैन क्रिएट फाइनेंसेस फॉर यू। ठीक है, भले ही वो इंटेंजिबल्स हो बट वो इस इंड एस के स्कोप में कवर नहीं होंगे। दूसरा टाइप्स की एसेट जो आपके इंड एस में कवर नहीं है 38 में, एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन एसेट्स। अब आपका क्वेश्चन रहेगा ये एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन एसेट्स क्या होता है। बताता हूं। डिस्कवरी चैनल देखा आपने? चलो नहीं देखा होगा। नेशनल ज्योग्राफी देखा है? सर हमारे घर में टीवी नहीं है। मैं बताता हूं। तुमने ऐसे आदमी देखे जो मगरमच्छ पकड़ते, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते, या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने जाते, तो आपने देखा होगा कुछ गुफाओं के नीचे, जमीन के नीचे कुछ ना कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे चलता रहता है। अब मान लो सर्वे हुआ और उस गुफा में जब उन्होंने वो पल्ला सा झाड़ा तो उसमें एक मंदिर में मूर्ति निकली। गड्ढा खोदा और मूर्ति निकली भगवान जी की। मुझे बताओ, जब वो गड्ढा खुद रहा था हमें क्या पता था वहां मूर्ति निकलेगी? लेकिन वो सर्वे करे बिना वहां पे वो एसेट क्रिएट नहीं हो सकती थी। इसका मतलब उस एरिया को एक्सप्लोर किए बिना वो जो वहां पे मूर्ति निकली, सोना निकला, चांदी निकली, कोई भी मिनरल निकला, बिना एक्सप्लोरेशन एसेट्स के बिना आप उसको निकाल नहीं सकते थे। अब पॉइंट ये है, इसकी ना वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब वो मूर्ति अगर मान लो करोड़ों की वैल्यू रख दी आपने, इसका मतलब वो भी एक इंटेंजिबल एसेट होती है। तो आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एक्सप्लोरेशन एसेट्स या फिर वैल्यूएशन एसेट्स को अगर आप काउंट करो तो वो इंटेंजिबल एसेट इंड एस 38 में कवर नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए अलग से एक इंड एस है 106, वैल्यूएशन एंड आपका एक्सप्लोरेशन एसेट्स, उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेशन एंड एवैल्यूएशन एसेट्स। एग्जाम्पल आपको इसके हजारों लाखों मिलेंगे एवैल्यूएशन और आपके एक्सप्लोरेशन एसेट्स के। आगे देखते हैं। तीसरा, एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। अगर आप मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करते हो या कोई भी सिमिलर नॉन रीजनरेटिव रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करते हो, नॉन रीजनरेटिव का मतलब बता दूं, जो दोबारा से जनरेट ना हो पाए। जैसे कि एक जगह सोने की खान मिली, सोना आपने एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, अब जिस दिन आखिरी टन सोना वहां से निकलेगा उसके बाद दोबारा नहीं निकलेगा सोना उस जगह से, तो वो क्या है? नॉन रीजनरेटिव, दोबारा से जनरेट नहीं हो सकता। उसको बोलते हैं आपके मिनरल या फिर ऑयल्स, नेचुरल गैस या कोई भी सिमिलर आपके मिनरल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें कवर नहीं है आपके इंडेक्स में। एक तो फाइनेंशियल एसेट्स, दूसरा एक्सप्लोरेशन एंड वैल्यूएशन एसेट्स, तीसरा आपके नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन पे किया गया एक्सपेंडिचर। अब आते हैं चौथे पे। चौथे में आपकी इंटेंजिबल एसेट्स जो दूसरे स्टैंडर्ड में दी हैं वो भी कवर नहीं है। दूसरे स्टैंडर्ड्स कौन कौन से? बहुत सारे हो सकते हैं यार, आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल कुछ इंटेंजिबल एसेट्स जो दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कवर है मैं आपको दिखा देता हूं। और वो एसेट्स कौन सी होती हैं देखते हैं। पहला, इंड एस 2 इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री तो एसेट दिखाई देती है? नहीं, कुछ इंटेंजिबल एसेट्स भी होती हैं इन्वेंट्री के अंदर जो बिक सकती हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर। दोस्तों सॉफ्टवेयर भी इन्वेंट्री होता है, सॉफ्टवेयर भी एक इन्वेंट्री है। अगर कंपनी का काम ही सॉफ्टवेयर बना के बेचना है बट सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल एसेट होता है, तो वो अगर एज एन इन्वेंट्री आपने रखा हुआ है सेल आउट करने के लिए, तो फिर वो आपके इस इंड एस के अंदर नहीं आएगा। इंड एस 12 इनकम टैक्सेस, इंड एस 116 लीज आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंशियल एसेट्स तो मैंने बता ही दिया ऊपर। बिजनेस कॉम्बिनेशन, ध्यान से सुनना, बिजनेस कॉम्बिनेशन में ना गुडविल पैदा होती है। ये पॉइंट आपको आगे फिर से देखने को मिलेगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है बता देता हूं। जब मर्जर या एक्विजिशन होता है दूसरी कंपनीज का, उसको बोलते हैं आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन। यानी कि एक्स लिमिटेड ने एक्वायर किया वाई लिमिटेड को, एक जाइंट कंपनी एक्स लिमिटेड,
which is acquiring Y Limited, a small company, या फिर X Limited and Y Limited are being merged together to form new company XY Limited, तो उसको बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन, बट बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। ये इंड AS 38 है, इसमें मैं आपको बता दूं बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर जो गुडविल निकलती है वो इस इंड AS के स्कोप में नहीं है। उसका रीजन ये है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट किया जाता है और बैलेंस शीट में उसका ट्रीटमेंट रिजर्व्स एंड सरप्लस से एडजस्ट करके होता है। वो कैसे होता है वो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, बिजनेस कॉम्बिनेशन। इंड AS 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके अंदर भी जो इंटेंजिबल एसेट होती है वो भी कवर नहीं है। नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ये आपका इंड AS 105 सिलेबस से बाहर है। इंड AS 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, ये सारे इंड AS के अंदर जितनी भी इंटेंजिबल एसेट्स होंगी वो आपके स्कोप, वो इंड AS 38 के अंदर कवर नहीं है। अब आते हैं इंड AS 38 पे। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन की गुडविल कवर नहीं होती इंड AS 38 में। बताओ, घुमा फिरा के फिर से वही बात आ गई। इंड AS 38 इज मोस्टली इनएप्लीकेबल टू गुडविल। वो कह रहा है गुडविल पे ये एप्लीकेबल होता ही नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है। क्यों? एंड गुडविल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट ओनली इन लिमिटेड केसेस। सिर्फ कुछ ही केसेस में गुडविल को आप एज एन एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इंटेंजिबल एसेट। उसका रीजन ये है, पहला, एक तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो होती है इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, मैंने ही लिखा था अपने हाथ से, बताओ मेरे से मिस्टेक हो गई। इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। वो कह रहा है एसेट तो है, एसेट तो होती है, लेकिन ना उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसलिए ये इंटेंजिबल एसेट मानी ही नहीं जाती। और दूसरा, गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन इज नॉट इंक्लूडेड। अभी अभी आपने ऊपर एक पॉइंट देखा था, ये वाला इंटरनली जनरेटेड गुडविल, और दूसरा बिजनेस कॉम्बिनेशन की जो गुडविल होगी वो कवर नहीं होगी। तो यहां पे गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन इज नॉट इंक्लूडेड। और दूसरा, इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी आपके रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि गुडविल दो तरीके से पैदा हो सकती है। गुडविल या तो आप खरीद सकते हो, परचेज गुडविल, या फिर आप इंटरनली उसको जनरेट कर सकते हो मार्केट में अपना नाम पहुंचा के, जैसे हम कर रहे हैं। ठीक, ऑल राइट। अब आते हैं रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स पे। रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, रिकॉग्निशन को समझने के लिए आप याद करो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। पीपीई में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप एज एन एसेट तभी रिकॉग्नाइज कर पाओगे जब आप उसको रिलायबली मेजर कर सकते हो, उसका आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा था वो आइडेंटिफाइबल है और कंट्रोलेबल है बाय द एंटरप्राइज। सेम कंडीशंस इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर हैं, सेम कंडीशंस। पहला, रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इट इज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट द कॉस्ट ऑफ ऑल इफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। वो कह रहा है अगर ये क्राइटेरिया मीट हो गया तो इनिशियल कॉस्ट में हम ये चीजें लेंगे। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट कैसे निकलती है आगे देखेंगे, बट पहले एक क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या है? पहला, द एसेट इज आइडेंटिफाइबल एंड कंट्रोलेबल बाय द एंटिटी। सिंपल सी बात है, बताओ, फालतू का पॉइंट एकदम। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है जब तक इंटेंजिबल एसेट का बेनिफिट बिजनेस में आपको नहीं मिलता साल दर साल, वो एज एन एसेट आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। जब बेनिफिट ही नहीं मिल रहा तो फिर एसेट किस बात की। कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और उसकी कॉस्ट आप आसानी से निकाल सकते हो, रिलायबल तरीके से निकाल सकते हो, तो उसको हम इंटेंजिबल एसेट ट्रीट करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब इंटेंजिबल एसेट को या तो आप परचेज कर सकते हो बिजनेस के थ्रू, कॉम्बिनेशन के थ्रू, या आप जनरेट कर सकते हो इंटरनली। भाई गुडविल को या तो आप बिजनेस खरीद के उसको परचेज करोगे, या फिर आप उसको इंटरनली जनरेट कर सकते हो। लेकिन इंटरनली जनरेटेड गुडविल जैसे कि, या फिर ब्रांड्स, मैस्टहेड्स, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर लिस्ट,
और भी सिमिलर आइटम्स को इंटेंजिबल एसेट माना ही नहीं जाता। अभी बताया मैंने, अगर गुडविल इंटरनली जनरेटेड है, गुडविल के अलावा ये आइटम्स भी अगर इंटरनली जनरेटेड हैं, तो उनको भी इंटेंजिबल एसेट्स नहीं माना जाता, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता एज एन इंटेंजिबल एसेट। इनका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? इनको एज एन एक्सपेंस मान लिया जाता है। क्या बोला मैंने? इनको एज एन एक्सपेंस मान लिया जाता है, इनको एक्सपेंस कर दिया जाता है। दे आर ऑल एक्सपेंस्ड, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। रिसर्च एक्सपेंडिचर आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। वो कह रहा है आपने रिसर्च कराई, रिसर्च का एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन रुक जाओ, आखिरी एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर नहीं होता कुछ केसेस में। वो आखिरी एक्सपेंडिचर का नाम है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। क्या नाम है भाई? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो किसी भी एसेट की कंस्ट्रक्शन में या किसी भी एसेट के डेवलपमेंट में आपने लगाया है। अगर वो एसेट टेंजिबल है उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर वो एसेट इंटेंजिबल है उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। वो एज एन इंटेंजिबल एसेट आपको रिकॉग्नाइज करना है। क्या मतलब? अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो अपनी फर्म के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने एंटिटी के लिए, वो सॉफ्टवेयर लॉन्ग टर्म तक यूज होगा या फिर बाद में सेल आउट हो जाएगा, तो वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो उसके ऊपर किया जा रहा है वो एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको अराइज करके देगा, सारी कंडीशन पूरी कर रहा है वो। ठीक है, तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आर कंडीशनली रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अगर ये कंडीशन पूरी कर देते हैं तो वो आपके इंटेंजिबल एसेट्स कहलाएगा। कंडीशन देखते हैं कौन कौन सी है। पहला, टेक्निकल यूजफुलनेस, फिजिबिलिटी। वो कह रहा है फिजिबिलिटी को मारो गोली। वो कह रहा है टेक्निकली ये आपका प्रैक्टिकली यूज होना चाहिए। अगर वो यूज नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा? फिर वो एसेट थोड़ी है, बर्बाद हो गया पैसा। उसके बाद इंटेंशन एंड एबिलिटी टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट एंड टू यूज और सेल इट। सिंपल सी बात है, ये तो मैंने पहले बता दिया आपको। वो कह रहा है या तो आप उसको यूज करो या बेच दो, बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना, बेनिफिट अराइज होगा तभी तो एसेट होगी। आगे, एबिलिटी टू मेजर द एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है, अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम को हायर किया है तो उस टीम की कुछ कॉस्ट होगी ना। और अगर टीम आपके फर्म में काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन पे जहां पे आपने उन एम्प्लॉइज को रखा है, उस टीम को रखा है, उसका एक्सपेंडिचर यानी कि उसकी कॉस्ट ऑफ जो भी आपने कॉस्ट खो दी है उस एरिया की, वो कॉस्ट भी इसमें ऐड कर दो। अगर वो कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर पा रहे हो तो ही वो इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में जाएगा। टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्स टू कंप्लीट इट एंड टू यूज और सेल इट। वो कह रहा है टेक्निकली भी, फाइनेंशियली भी और बाकी अदर रिसोर्सेज भी इस कंडीशन में अप्लाई हो जानी चाहिए। यानी कि चाहे वो टेक्निकल एस्पेक्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो। टेक्निकल का मतलब यूजिबिलिटी, फाइनेंशियल का मतलब कॉस्ट। तो इन दो पॉइंट्स को इसी चौथे पॉइंट के अंदर इसने कंबाइन किया है। इसके अंदर था यूज एंड सेल और उसके बाद था एबिलिटी टू मेजर। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के ही फोर्थ पॉइंट क्रिएट होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अगली कंडीशन, एबिलिटी टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले बता दिया था। अगर वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको नहीं देता तो इंटेंजिबल एसेट नहीं है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन एन इंटेंजिबल एसेट शैल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट ओनली इफ। पहली बात तो आपने सॉफ्टवेयर रेडी कर लिया, ये एग्जांपल है, इसकी कॉस्ट आ गई कुछ भी आई, मान लो 10 करोड़। तो वो बोल रहा है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, कहां गया, आगे जो होने वाला एक्सपेंडिचर है इस एसेट के ऊपर वो उस इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा। कब? जब ये दो कंडीशन पूरी होंगी। देयर इज इंक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स और एक्सपेंडिचर कैन बी मेजर्ड एंड एट्रीब्यूटेड टू द एसेट रिलायबली। मान लो आपने 2 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया, अभी जो इससे कैश फ्लो जनरेट हो रहा था, जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिल रहा था, वो हर साल 1 करोड़ मिल रहा था। अगर ये 2 करोड़ रुपए लगाने से
इस 1 करोड़ के कैश फ्लो में इंक्रीमेंट होता है तो मैं इस 2 करोड़ को इनटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में जोड़ दूंगा। अगर इंक्रीमेंट नहीं होता तो नहीं जोड़ूंगा। और ये 2 करोड़ निकाला भी नहीं जा रहा, पता नहीं 2.5 है कि 2 है। इसका मतलब अगर ये कॉस्ट सब्सिक्वेंट कॉस्ट जो आगे आपने करी वो इसके कैश फ्लो यानी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को बढ़ा देती है, और दूसरा उसको आप रिलायबली मेजर कर सकते हो, देन ओनली इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, इनटेंजिबल एसेट। तो ये थी आपकी कुछ कंडीशंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होता क्या है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब समझो। ये भी कंपैरेटिवली कुछ कुछ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह ही इसका ट्रीटमेंट होता है। तो यहां पे भी आपको इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर उसका अमोर्टाइजेशन माइनस करना है और दूसरा उसका इम्पेयरमेंट लॉस भी माइनस करना है। आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या किया था, आपने सबसे पहले उसका डेप्रिसिएशन माइनस किया था और इम्पेयरमेंट लॉस माइनस किया था। तो यहां पे भी सेम है, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आपको अमोर्टाइजेशन माइनस करना है और दूसरा आपको इम्पेयरमेंट लॉस लेस करना है। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए द इंटेंजिबल एसेट विल बी कैरिड एट कॉस्ट लेस accumulated depreciation, amortization and impairment losses। इसको कॉस्ट मॉडल कहते हैं। कॉस्ट मॉडल का मतलब आपने सबसे पहले उठाई उसकी कॉस्ट और फिर लेस कर दी रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर्स, जिससे निकलेगी उसकी कैरिंग अमाउंट। अमोर्टाइजेशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सिंपल सी बात है। अमोर्टाइजेशन क्या होता है, ये डेप्रिसिएशन नहीं होता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना, यानी कि उसको अमोर्टाइज कर देना, इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन उसकी यूजफुल लाइफ में। इनटेंजिबल एसेट में बी कैरिड एट रीवैल्यूड अमाउंट यानी कि फेयर वैल्यू। वो कह रहा है अगर आपने उसका रिवैल्यूएशन कराना है तो रिवैल्यूएशन करने के बाद क्या ट्रीटमेंट होगा वो नीचे वाले पॉइंट में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसका मतलब अगर रिवैल्यूएशन होता है तो रिवैल्यूएशन के केस में जो उसकी फेयर वैल्यू निकल के आएगी इंटेंजिबल एसेट की फेयर वैल्यू, उस फेयर वैल्यू पे दिखाया जाएगा इंटेंजिबल एसेट को। एंड सब्सिक्वेंटली उसके बाद क्या होगा, कैरिड एट रीवैल्यूड अमाउंट, रीवैल्यूड अमाउंट में माइनस हो जाएगा पोस्ट रिवैल्यूएशन अमोर्टाइजेशन, यानी कि अब जो अमोर्टाइजेशन लगेगा उसके ऊपर तो वो माइनस होगा। एंड इम्पेयरमेंट लॉस, इसका मतलब अल्टीमेटली दो चीजें तो लेस आपको करनी ही है, अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट लॉस। आगे हाउएवर रिवैल्यूएशन कैन बी मेड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन एक्टिव मार्केट फॉर द एसेट। वो कह रहे रिवैल्यूएशन का फायदा ही क्या है अगर आपको उसकी मार्केट अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसी इंटेंजिबल एसेट जो मार्केट में सेल आउट ही नहीं हो सकती उसका रिवैल्यूएशन करा के क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। अमोर्टाइजेशन इज डन ओनली इफ द इंटेंजिबल एसेट हैज फाइनाइट यूजफुल लाइफ। अमोर्टाइजेशन आप यूजफुल लाइफ में ही तो निकालते हो, अभी अभी तो ऊपर पड़ा। It is the systematic allocation of depreciable amount of an intangible assets over its useful life। useful life, useful life। इसका मतलब अगर उसकी लाइफ ही नहीं है, अनलिमिटेड लाइफ है, अनगिनत है, अमर है, वो अमर इंटेंजिबल एसेट के ऊपर अमोर्टाइजेशन नहीं लगता। ठीक, उसे हनुमान जी उड़ा के ले जाएंगे। अगर यूजफुल लाइफ है तभी अमोर्टाइजेशन लगेगा। आगे देयर इज नो अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ। सिंपल सी बात है, वही घुमा फिरा के फिर से वही बात। इन सच केस एनुअली इट शुड बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट। और वो कह रहा है ऐसे केस में जब आपका क्या बोलते हैं उसकी लाइफ ही नहीं है उसका इम्पेयरमेंट कराया जाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू चेंज हो सकती है मार्केट में, तो इम्पेयरमेंट लॉस या इम्पेयरमेंट का आपका बेनिफिट निकल के आता है। ठीक है, ये था आपका इंड एस 38 इन टेंजिबल एसेट। जो आपके मॉड्यूल में एक केस छोटा सा इलस्ट्रेशन दिया है, ये इस इंड एस पे बेस्ड नहीं है, तो इसको करने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि मैं फिर भी आपको करा देता हूं, बट यू कैन इजीली लीव इट बिकॉज सच में ये इस इंड एस से रिलेट नहीं करता, ये इंड एस 103 से रिलेट करता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आफ्टर एक्वायरिंग कंट्रोल ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड ने वाई को सब्सिडियरी बना लिया। द ड्राफ्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ पेरेंट इंक्लूडेड द फॉलोइंग इंटेंजिबल एसेट्स व्हिच डिड नॉट अपीयर इन द ड्राफ्ट इंडिविजुअल बैलेंस शीट ऑफ द सब्सिडियरी। वो कह रहा है जब पेरेंट कंपनी ने बैलेंस शीट बनाई तो इसमें दो तीन चीजों की लिस्ट थी।
इसके कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में जो सीएफएस होता है ना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि मर्ज्ड अकाउंट्स में तो ये लिस्ट थी, लेकिन जब इंडिविजुअल बनाए हमने सब्सिडियरी के अकाउंट्स तो उसके अंदर ये लिस्ट नहीं थी। कौन सी लिस्ट? कस्टमर की लिस्ट, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर की लिस्ट और पब्लिशिंग टाइटल्स। दोस्तों ऊपर मैं आपको बता दूं, ऊपर हमने एक पॉइंट पढ़ा था, कहां गया वो? ये रहा, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ब्रांड, मैस्ट हेड, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर की लिस्ट, कस्टमर की लिस्ट और पब्लिशिंग टाइटल्स। इनटेंजिबल एसेट्स रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते। तो बस आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। वन व्यू इज दैट द आइटम्स वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सब्सिडियरी कंपनी। वो कह रहा है एक दृश्य तो ये है कि सब्सिडियरी कंपनी ने ही उनको इंटेंजिबल एसेट नहीं माना, एंड इट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द पेरेंट ऑल्सो। वो कह रहा है पेरेंट कंपनी को भी नहीं मानना चाहिए। डू यू एग्री टू दिस व्यू? क्या आपको लगता है सही है? दृष्टिकोण, जो भी दृश्य, जो भी कहते हैं इसको। दोस्तों इनटेंजिबल एसेट जो इंटरनली जनरेटेड होती हैं उसको इंटेंजिबल एसेट्स नहीं माना जाता है, हेंस दे वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट्स बाय द सब्सिडियरी कंपनी। तो सब्सिडियरी कंपनी यहां पे सही थी, ठीक है। तो बट अंडर इंड AS 103 सच इंटेंजिबल एसेट्स आर आइडेंटिफाइबल एंड अराइजिंग बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट एंड recognized at fair value in the consolidated balance sheet of the parent। लेकिन अगर आप इंड AS 103 पे जाओ, इंड AS 103 पे जाओ, तो इंड AS 103 में ये लिखा है, इंड AS 103 किस पे बेस्ड है बता देता हूं। जब कोई भी होल्डिंग कंपनी ग्रुप ऑफ सब्सिडियरीज को हायर करती है, ग्रुप ऑफ सब्सिडियरीज विद इन द ग्रुप, तो उस केस में ट्रीटमेंट बताया गया इंटेंजिबल एसेट्स का। वो कह रहा है उस केस में अगर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, अगर जो आइडेंटिफाइबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स, वो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स पे बेस्ड अराइज हो रही हैं, फेयर वैल्यू पे दिखाई जा रही हैं, तो उसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा पेरेंट कंपनी की। तो यहां पे पेरेंट कंपनी ना सही है। बताओ अगर बच्चा खाली ये वाला इंड AS पढ़ के जाए तो क्या लिख के आएगा? नहीं 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 नहीं, कस्टमर के लिस्ट तो दिखाई नहीं जाती, मैस्ट हेड नहीं दिखाए जाते, पब्लिशिंग टाइटल नहीं दिखाए जाते। हाँ, आपका आधा आंसर सही होगा, इसलिए मैंने बताया। यहाँ पे इंड AS 103 कह रहा है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में पेरेंट कंपनी दिखा सकती है अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स के प्रति, अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स पे बेस्ड अराइज होते हैं और उसको फेयर वैल्यू पे दिखाया जाता है तो। ठीक है, तो ये था आपका एक क्वेश्चन छोटा सा, और यहाँ पे आपका इंटेंजिबल एसेट्स इंड AS 38 खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।